हेलो फ्रेंड्स। तो डेट है आज की 19 अगस्त 2020 और टोटल आज हम लोग एडिटोरियल में 4 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बिकॉज प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है। तो इस टॉपिक में अगर कोई प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट होगा तो उसको भी हम लोग एज अ क्वेश्चन देखते चलेंगे आगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक अगर पोर्शन जैसे हम लोग नॉर्मली कवर करते भी हैं तो उसको अब स्पेसिफिकली लिख करके बताया करेंगे कि ये स्टैटिक पोर्शन से आपका रिलेटेड है जो कि एडिशनली बताया जा रहा है। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है। जैसे कि पिछले साल प्रीलिम्स में लिबर्टी के डेफिनेशन के ऊपर में एमसीक्यू आ गया था, तो वैसे ही इस बार ऐसे जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो वर्ड्स हैं जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, फ्रीडम हो गया, लिबर्टी हो गया, ये सारा जो वर्ड्स है उन सब का आपको कम से कम डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए। तो इसके ऊपर आज हमने एमसीक्यू भी रखा है और इसके ऊपर हम इसको एक्स्ट्रा स्टैटिक में बताएंगे भी। सेकेंड आर्टिकल हमारा है जो हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट आई है असम के डेफिनेशन ऑफ असम के ऊपर कि आसामीज कौन हैं, उनको क्या क्या गाइडेंस मिलेंगे। तो वो काफ़ी दिनों के बाद में वो रिपोर्ट आया है और मतलब रिपोर्ट वो बहुत दिन पहले आ चुका था लेकिन फिर भी भारत सरकार उस चीज़ को रिलीज़ नहीं कर रही थी, जिस वजह से इसके ऊपर बहुत सारे पहले के भी एग्जाम्पल्स बता करके ये वाला आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो रिपोर्ट्स है वो अक्सर ऐसा होता है कि जो क्रूशियल रिपोर्ट्स को भारत सरकार उसके ऊपर बैठ के आइडियल बैठ जाती है, उसको रिपोर्ट रिलीज़ नहीं करती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर और बहुत सारे जो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं केस के द्वारा एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और जीएस पेपर 4 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। थर्ड आर्टिकल हमारा एम्पावर्ड सर्कल्स इम्पेशंस एंड इनजस्टिस व्हाट इज अबाउट। तो ये जैसे हम पब्लिक के ऊपर में ये बात की गई है कि जैसे पब्लिक जो है हमारे इंडिया की ऐसी हो गई है आज के डेट में कि पहले तो वो कहती है कि पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा करप्ट है, वो ढंग से अपना काम नहीं करती है। उसके बाद अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो वो उसके बाद उसी पुलिस को वाहवाही दे करके और ये प्रोवोक करती है कि वो इंस्टेंट जस्टिस का वो काम जो है वो करे और इनकाउंटर और ये इस टाइप का जो प्रोग्राम है वो चीज़ करके रफा दफा करे वो मामला को। लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। ये हम लोग पिछले 2-3-4 केसेस में देख चुके हैं। आज के आर्टिकल में भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया जो कि पिछले भी कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट को पुलिस ने गोली मार के दिन दहाड़े गाजियाबाद में उनका एनकाउंटर कर दिया जस्ट बिकॉज इसलिए बिकॉज पब्लिक के ऊपर में एक आक्रोश था कि उसने अपनी नाबालिग नाइस के साथ कुछ दुर्व्यवहार करा था। तो इसके ऊपर क्या वो सही में ऐसा दुर्व्यवहार किया था, नहीं किया था और इसके ऊपर और क्या-क्या एंगल्स हो सकते हैं। देखिए इंस्टेंट जस्टिस कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है जस्टिस का बिकॉज़ कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है सोसाइटी के अंदर में और उसके हो सकता है सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छी पहुँच हो, तो वो आपके खिलाफ कुछ ऐसा खबर चला दे जो कि वाइड कंसेंसस में ऐसा लगे कि नहीं आप ही जो है वो ज़िम्मेवार हो और आप उसको इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ आपका तो उस लेवल का इन्फ्लुएंस है भी नहीं और जस्टिस जो होगी कोर्ट के अंदर में जा कर के और बाकी जो दोनों साइड के जो लोग जाएँगे वहाँ पे और फिर जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उसके लिए तो पुलिस ने टाइम ही नहीं दिया बिकॉज़ उसने इंस्टेंट जस्टिस में जा कर के और एनकाउंटर कर दिया। तो ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पिछले 1 साल से ख़ास तौर पे। आपने वेस्ट बंगाल में देखा, असम में देखा, झारखंड में देखा, फिर हैदराबाद वाले वो रेप केस में देखा, फिर वो दुबे वाले केस में यूपी में देखा और अब गाजियाबाद में ये चीज़ है। तो इन जीएस पेपर 4 के लिए और गुड गवर्नेंस जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल। थर्ड आर्टिकल क्या है? थर्ड आर्टिकल तो हमने डिस्कस किया। फोर्थ आर्टिकल क्या है? फोर्थ आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के ऊपर में। तो ये जो आर्टिकल है वो नेपाली साइड से जो मैगजीन का एक पत्रकार ही हैं वो उन्होंने लिखा है, तो नेपाल का ही ज़्यादा इसमें टॉपिक्स है। तो ये भी ठीक हो जाता है कभी भी आप आंसर लिखोगे इंडिया नेपाल के ऊपर बाई चांस तो
ऐसा होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन लिखा, फिर उसके बाद जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा को आप डिफाइन किए, उसके बाद थर्ड पैरा में सबटाइटल नेपाल का फ्रंट लिखे, उसके अंदर 2-3-4 टॉपिक लिखा, फिर इंडिया का फ्रंट लिखा, फिर 2-3-4 टॉपिक लिखा, फिर वे फॉरवर्ड का सब टॉपिक लिख करके उसके बाद वे फॉरवर्ड में जो कंक्लूड करके आगे बढ़ा। तो ये एक प्रॉपर आपका आंसर कंप्लीट करता है, जिस वजह से नेपाल का फ्रंट जो है वो इस वाले आपको आर्टिकल से 2-3-4 पॉइंट मिल जाएंगे। तो हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम साइट के ऊपर से। फर्स्ट आर्टिकल जो है जीएस पेपर टू गवर्नेंस, और उसके सब टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन एंड डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन से आप रिलेट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल कहता क्या है, देखिए अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन नहीं हो गए, कुछ साल, तो रणवीर कमेटी एक बनाई गई थी। उसने ऐसा कहा था कि हमारे इंडिया के अंदर में इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको फिर से रिफॉर्म लाने की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कॉलोनियल टाइम से लेके वही चलते आ रहा है और हमें उस चीज़ को चेंज करने के अब टाइम आ चुका है, बिकॉज हम लोग अब कॉलोनियल सिस्टम नहीं रहे, तो कॉलोनियल पुलिसिंग क्यों हम लोग उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे एक्टिविस्ट, जजेस और भी बहुत लोग जो है टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं। फिर अब जो है कि अब उसके ऊपर एक कमेटी बैठाने की बात हुई है और कमेटी बैठ चुकी है। जो कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी उसके ऊपर जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर में रिफॉर्म लाया जाएगा। लेकिन कमेटी जो बैठी है उसके अभी फ़िलहाल जब बैठी है और उसका जो कार्यकाल है वो सजेशन, आम आदमी का सजेशन देने के लिए कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। अब वो टाइम पीरियड आपका कोरोना काल में ही ख़त्म हो जा रहा है। जैसे इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट वाले जो मुद्दे में देखा हमने कि कोरोना काल के अंदर में ही ख़त्म, तो इसमें बहुत सारे लोगों को अपना मत देने के लिए आपस में बैठ जुल के और फिर उसके बारे में डिसाइड करने के लिए, मान लीजिए कोई सिविल सोसाइटी है, कोई दलित कम्युनिटी है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो आपस में जब तक बात नहीं करेंगे तब तक फिर उसके बाद उसमें सजेशंस कैसे देंगे, और जब सजेशंस ही नहीं देंगे तो फिर ये ड्राफ्ट कमेटी का सामने हम लोग के लिए भी सजेशन रखना, ओपन रखना का कोई मतलब नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो लूप होल्स हैं इस कमेटी के अंदर में, उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है इस वाले आर्टिकल में। तो देखिए डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, अगर आप देखिए उसका जो मेन डेफिनेशन क्या है, तो दो तरह की बात है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आदमी चुन करके आया, हमने कुछ नेता को चुना और नेता जा करके हमारी बातों को पोर्टल पे रख रहा है। अब वो कुछ अपने तरीके से तरफ से भी उसके अंदर में बातों को रख रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, और फिर उसके बाद लॉ को बना रहा है। लेकिन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे तरफ से नेता को हम चुन करके भेजे हैं पार्लियामेंट में आकर, लेकिन वो नेता अगली बार जब लॉ बनाएगा तो हमसे वो पूछेगा भी, एक कंसेंसस करवा करके कि आपकी क्या मत है, आप इस टॉपिक के ऊपर में क्या सोचते हो। तो हम किसी एक जरिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे किसी भी तरीके का, चाहे वो रेफरेंडम हो, कोई भी तरीका हो, हम उससे बताएंगे कि हमारी ये सब बात है। वो सर्वे करवाएगा और हम लोग एक चार्ट जो है सर्वे का बना कर देंगे उसको, हमारी तरफ से जो भी बॉडी है वो बना के देगी उसको, कि आम जनता को ये चीज़ चाहिए, उनको ये सब चीज़ की कमी है, ये सब आपके सिस्टम में लूप होल है। तो फिर उसके बाद वो लूप होल को भरने के लिए जो है लॉ काम करेगा प्रॉपर तरीके से, ये कहलाता है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। अब देखिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमने देखा क्या होता है, अब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी हमने देखा क्या होता है। अब जब पार्टिसिपेटरी एक कभी को बहुत सारे देश जो है उसमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो है लेकिन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। एक प्रॉपर डेमोक्रेसी तब कहलाता है जब ये दोनों एक साथ वहाँ पे एग्जिस्ट करे, तब ये एक ट्रायंगुलर बनाता है जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन देखा जाता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट इसका, डेलिबरेटिव वर्सेस पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का। इसके ऊपर हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनाए जो हम लोग इस आर्टिकल के बाद में देखेंगे। अब हम लोग आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आपको क्लियर हो गया डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का इसके अंदर बिल्कुल भी मान नहीं रखा गया है इस वाले कम्युनिटी के जो भी गाइडलाइंस है उसके अंदर, या फिर जैसे वो काम कर रही है उसके अंदर वो उस चीज़ को अपहेल्ड नहीं कर पाती है। कैसे नहीं कर पाती है कि देखिए हम लोग अभी कॉलोनियल टाइम के सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉलोनियल जो रूल है वो ख़त्म हो चुका है, और कॉलोनियल लॉ जो है उसी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक नया लॉ ला रहे हैं जो कमेटी बना करके देगी। अब वो कमेटी क्या बना करके देगी, और वो जिस
सिस्टम को हटाने के लिए जो रिफ़ॉर्म ला रही है, उसने कहीं न कहीं ऐसा एक मैकेनिज़्म बना लिया है, ऐसा प्रोसेस बना लिया है उसके अंदर रिफ़ॉर्म लाने का ज़रिया के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है कॉलोनियल टाइम जैसा। जैसे 1947 से पहले हमसे कोई पूछता नहीं था कि आपके लिए जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, वो आपको ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। वो आपस में ही बैठक कर के अपने आप को ज़्यादा वो क्वालिफ़ाइड समझते थे, जिस वजह से हमसे वो पूछते नहीं थे और फिर उसके बाद वो खुद से ही जो है लॉ बना करके और हमारे ऊपर लाकर रख देते थे। अभी वाली जो कमिटी है वो भी कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रही है, बिकॉज़ उसने ऐसे जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स बना लिए हैं इंटरनेट लगा करके, कि इंटरनेट के थ्रू ही वेबसाइट के ऊपर आप जा करके उसके जो 46 टर्म्स हैं उसके ऊपर अपनी दलील दे सकते हो। अब वो 46 टर्म्स इंटरनेट पे आप दोगे तो आप देखिए इंडिया के अंदर कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। 40% जनता सिर्फ इंटरनेट यूज़ करती है। उसके बाद उस इंटरनेट पे इंग्लिश में ही बातें लिखी हुई है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश कितने लोग यहाँ पे इंडिया के अंदर में, मतलब समझ तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कितने लोग अच्छे तरीके से लिख पाते हैं? बहुत कम, 10% लोग। बहुत लोगों को आप देखिए कि इंग्लिश समझ में आ जाता है, लेकिन उनके लिए अगर आप लेटर लिखने बोलिए, प्रॉपर ड्राफ्ट, फॉर्मल ड्राफ्ट लिखने बोलिए, उनको नहीं आ पाएगा। तो ये एक कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे बीच में अभी थोड़ा-सा एक हर्डल है। तो ये चीज़ हर्डल की वजह से भी जो है कि इसकी फंक्शनिंग हमारे लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। और इसके अलावा इंटरनेट की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारी वुमेन जो हैं वो इंटरनेट अभी भी यूज़ नहीं कर पाती हैं। उनको आप यूट्यूब लगा कर के दे दो, वो देख लेंगी वीडियो, लेकिन आप उनको बोलिए कोई एक स्पेसिफिक टर्म पे सर्च करके और प्रॉपर रिपोर्ट बना कर दे, नहीं कर पाएँगी वो। आजकल की यूथ गर्ल्स कर ले रही हैं, लेकिन अभी भी जो थोड़ी अधेड़ उम्र की जो महिलाएँ हैं, उनके लिए ये चीज़ एक बहुत टेढ़ी खीर है। और इनफैक्ट कश्मीर के अंदर में तो अभी 4G लागू ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे 2G चल रहा है। तो बाय चांस अगर कोई डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ अ कम्युनिटी अगर वो चाहें कि आपस में बातचीत कर के और कोई एक मुद्दे के ऊपर में अपना डिसीजन दे, उसके बाद वो चीज़ को ड्राफ्ट बना करके और उसके सजेशन उस वेबसाइट के ऊपर दे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ 2G के अंदर में आप लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हो, ये फैक्ट बात है। तो वो तो कम्युनिटी आपका अछूता ही रह गया, वो तो अपना उसके अंदर कुछ दे नहीं पाएँगे। तो उसके अलावा कोविड-19 जो पैंडेमिक है, उसके उसके वजह से भी देश के बहुत सारे जो अलग-अलग जो कम्युनिटीज़, सिविल सोसाइटीज़ और ये लोग जो पहले वैसे मिल पाते आपस में और बातचीत कर पाते बैठ के, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे जो मार्जिनल सेक्टर्स हैं हमारे देश के अंदर में, वो तो अपने रूडिमेंटल जो कॉजेज़ हैं, जैसे कि फूड है और लाइवलीहुड है, फिर इकोनॉमिकल जितने भी मेजर्स हैं, उनके लिए भी आजकल जूझ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो उनके पास ये सब के लिए टाइम कहाँ है कि इन वाले कम्युनिटी के अंदर या फिर जो भी अगर वहाँ पे उनके निचले लेवल पे अगर कोई कहीं पे कर कुछ करवा रहा होगा, अगर मीटिंग तो उसके अंदर जाके भाग लेकर के और अपनी बातें को रख पाएँ। तो इस वाले काल में तो बिल्कुल ही उनको नहीं रखना चाहिए था। इसके अलावा मास रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कमी आई है। जैसे कि जो जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था जिस सेक्टर से, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर मेंबर्स हैं, जैसे कि आपके ट्रांसजेंडर मेंबर्स हैं, फिर वुमेन हैं, फिर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं, फिर जो बहुत सारे ऐसे आदिवासी कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी है, जिनको अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। और उन सब प्रॉब्लम्स से लूप होल निकाल करके जो वहाँ की जनता है, जो जो विक्टिम है, वो मतलब जो भी जो क्राइम करता है, क्रिमिनल है, वो वहाँ से लूप होल निकाल कर बच निकलता है। तो उनके एक्सपीरियंसेस को आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप इस प्रकार के रिफॉर्म्स ला सको जो कि हमारे देश में उन सारे लूपहोल को भर सके। यही तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है ना। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को अभी डिस्टेबलाइजिंग कर दिया है, डिस्टेबलाइज कर दिया, बिकॉज ये जो कमेटी बैठ करके आई है, मतलब अभी जो बनी है कमेटी, वो पहली बात तो वो परमानेंट नहीं है। जब परमानेंट नहीं है, एडहॉक कमेटी है। एडहॉक कमेटी मतलब अभी वो इस मुद्दे के लिए बनी है और ये मुद्दा जैसे ही वो रिपोर्ट जमा करेंगे, वो चीज़ कमेटी खत्म हो जाएगी। उसके अंदर जितने आदमी लोग हैं वो अपने-अपने रास्ते चले जाएँगे। तो कल होके आप उसको ज़िम्मेवार नहीं बता पाओगे, कौन आदमी किसने क्या किया। चलिए, अगर ज़िम्मेवार नहीं बताओ, जिस जिस कमेटी ने उसको वहाँ पे स्थापित करवाया है, जैसे पीछे से कोई तो एक इंस्टीट्यूशंस होगा ना, जिसने उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश करवाया है। तो वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर हम जा सकते थे कि इंस्टीट्यूशन जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके ऊपर जाकर के हम उसको कह सकते थे कि आपने ये सब लागू कैसे करवाया? ये कम्युनिटी ने ये चीज़ क्यों किया? तो अब पहले ऐसा होता था कि एमएचए का लोगो है वो इस वेबसाइट के ऊपर में लगा होता था, अब वो लोगो भी हट चुका है। तो आप इसके ऊपर सोचिए कि ये ऑटोनॉमी के उसके ऊपर कितना बड़ा डाउट संदेहास्पद है कि ये
किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग है और इसको कौन अथॉरिटी दे रहा है ये सारे रिपोर्ट्स का, उसको आगे चल के मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसके मतलब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इसके अलावा जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो टिपिकली इस प्रकार के जो मेजर्स हैं, जो रिफॉर्म लाने के लिए, जो इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स आते हैं आपके लॉ के अंदर में, उनको लाने के लिए वो एक थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो खुद करता है ये सब सारा काम, लेकिन उसको इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इस वजह से जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जो कमिटी मेंबर्स को यहाँ पे चुन करके लाया गया है, उसको कहा गया है कि जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में ही आपको सारा कुछ जो है उसका रिपोर्ट देना है, 3 महीने के अंदर में ही। लेकिन इसके पहले जो मलिमत कमेटी बनी थी वो करीब करीब इससे 5 गुना ज़्यादा टाइम ले करके और फिर उसके बाद अपना रिपोर्ट जमा करवाई थी। तो इतने कम टाइम में 3 महीने में कैसे आप कोई रिफॉर्म लेकर के आने की सोच सकते हो, और जनता के भी पास में भी उतना इंटरेक्ट करने का टाइम या फिर रिसोर्सेज नहीं है। तो जिस वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और जो एक एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है उसकी कमी दिखती जा रही है। इसके अलावा जो फॉर्मल एक्सप्लेनेशन होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो 46 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या टेक्स्ट और क्या रेफरेंस के ऊपर आप ये टॉपिक डाल करके दिए हो, उसको कोई डिफाइन नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ या फिर कोई भी टॉपिक को अगर मैं डिस्कस करता हूँ, खास करके आप करंट अफेयर्स वाले प्रीलिम्स वाले टॉपिक को देखिए, तो पहले मैं बताता हूँ कि वो उसके पीछे बैक का न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको इंडिविजुअली बॉक्सेस करके बताऊंगा। तो वो जो एक मैकेनिज्म है, तो वो रेफरेंस के लिए उनका मुद्दा वो उसमें बहुत जगह पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं है, जिस वजह से जो डिसीजन मेकिंग जो एक प्रोसेस है, जो आदमी को समझने के लिए हेल्प करता है कि रेफरेंस क्या था, अच्छा उस वाले में ये सब चीज़ हुआ था, तो मैं ये सब बता सकता हूँ, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। तो जिस वजह से आप देख सकते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का कोई भी प्रिंसिपल जो है वो उसको अपहेल्ड नहीं किया गया है इसके अंदर में। बिकॉज अगर डेलिबरेटिव मैकेनिज्म डेमोक्रेसी की जो मैकेनिज्म है उसको अपहेल्ड किया जाता, तो एक रीजनड डेलिब्रेशन निकल करके आता और डिसीजन मेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा रैशनल साबित होता। बिकॉज सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करते डिसीजन मेकिंग के अंदर में। तब जाके आगे एक जो हम लोग कहते हैं कि पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो नहीं हो पाता है डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज़ के द्वारा। बिकॉज जो एक इंटरलॉकिंग जो जाली जो बन जाती है, जो ग्लास सीलिंग बन जाता है कि इक्वालिटी हम सबको दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्शन जो है सोसाइटी के अंदर में, जैसे कि एक कास्ट है, पर्टिकुलर कास्ट, जिसको दबाया जाता है, जिनको पास इतना आवाज़ नहीं है कि वो सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके हायर लेवल पे। पैट्रियार्की सोसाइटी है, जो वुमेन को उस लेवल का एक 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 फ्रंट नहीं मिलता, एक स्टेज नहीं मिलता कि वो अपनी सारी बातों को बता पाए। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग स्टेक होल्डर्स, अलग-अलग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी को वो दर्जा नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए था। तो जिस वजह से वो अपनी बातें जो हैं वो उस लेवल पे पहुँचा नहीं पाते। तो ये एक जो इंटरलॉक जो बना हुआ है, जो एक 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 गिढ़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से उनकी बातें हम लोग के मतलब उस लेवल तक पहुँच नहीं पाती कि उनको सुलझाया जा सके, जिस वजह से इक्वालिटी जो है वो आ नहीं पाता है। तो इनको ही तो सुलझाने के लिए न्यू रिफॉर्म्स लाए जाते हैं ना। तो ये न्यू रिफॉर्म्स आप तब तक नहीं ला सकते हो जब तक आप डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को अपहेल्ड ना करो, उसको उस लेवल पे आप बातचीत ना करो। तो बस इसी के ऊपर में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, ताकि हमारे इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल पावर्स जो है उसको अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक वर्जन में सबको उसका हेल्प मिल सके। अब ये लिखा किसने था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं लॉ की, रसिका सिंह सहगल, उनका ये चीज़ लिखा गया था। और एक क्रिमिनल लॉ के ऊपर लेक्चरर हैं आरुषि गर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, तो उन दोनों ने मिलकर ये आर्टिकल को लिखा था। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल था। अब हमने जीएस कवर तो कर लिया था, प्रीलिम्स के ऊपर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो उसके ऊपर कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है, वो डिफर कैसे करता है डेमोक्रेटिक थ्योरी से। अब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से इनकरेक्ट चुनना है आपको कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी हाउ इट डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक थ्योरी। ऑप्शन ए, in authentic deliberation not mere voting is primary source of lost legitimacy when practiced by a small group. It is possible for decision making to be both fully participatory and deliberative. इसमें से गलत कौन सा है? आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो और आंसर दे सकते हो। देखिए दोनों ही राइट है, क्योंकि आप इस वाले में भी अगर देखो तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, तो इसके अंदर अगर बहुत बड़ा एक अगर ग्रुप हो तो उसके अंदर जो
नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएँ, कौन फॉर में है, कौन अगेंस्ट में है, उसके क्या रीज़न है, उसके क्या रीज़न है, उसको एनालाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा स्मॉल ग्रुप्स में अगर वो चीज़ हो, अलग-अलग मुद्दों के लिए स्मॉल-स्मॉल ग्रुप देखा जाए, तो वो काफ़ी अच्छा साबित होता है और एक प्रॉपर क्लियर उसके अंदर से निकल कर के आता है रिज़ल्ट। उसके अलावा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ़ वोट देकर एक आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनने से बात नहीं है। वो रिप्रेजेंटेटिव किस-किस मुद्दों पे लॉ बनाएगा आगे चल कर के, उन मुद्दों पे हमें हमसे सलाह लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फिर डिसीजन मेकिंग जो है वो बोथ पार्टिसिपेटिव और डेलिब्रेटिव हो सकता है एक साथ में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। तो दोनों ही जो है वो राइट है आपका, जिस वजह से ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव इज़ इनकरेक्ट। चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ द अबव इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो इस वाले आर्टिकल के अंदर जैसे आप देख सकते हो जीएस पेपर 2 के पावर एंड फंक्शंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इससे आप रिलेट कर सकते हो। अब इसके अंदर में क्या है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हाई लेवल कमेटी एचसीएल जो कि चेयर किया गया था रिटायर्ड जज ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, और उनको कुछ लोग उनको अकम्पनी भी किए थे उस वाले कमेटी के अंदर में। तो वो अपना रिपोर्ट जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ऊपर जो भी है वो होम मिनिस्ट्री को जुलाई 15 2019 को सबमिट कर चुके थे अपना रिपोर्ट। उसके बाद इसमें जो है आगे चल करके क्लॉज 6 जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का बात है, जिसके अंदर कौन आसामी पीपल है वो डेफिनेशन जाहिर करने की बात की गई थी। अब उसके बाद सारा कुछ फाइनलाइज होकर के फरवरी 2020 तक सब कुछ फाइनलाइज होकर के एचएलसी जो है वो अपना रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर दिया गया था, और असम चीफ मिनिस्टर को उसको उसके बाद में वो असम चीफ मिनिस्टर के बाद भी वो चीज़ पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद से जो है ये चीज़ बिल्कुल दब गया रिपोर्ट, और उसके बाद कोई इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा था। तो इसको सामने लेकर के आने की जो बात है वो बहुत दिन से अंदर चल रही थी उनके वहाँ असम में, लेकिन कोई लेकर के नहीं आ रहा था। तो अब अचानक से अगस्त 11 के दिन ये रिपोर्ट जो होम मिनिस्ट्री के अंदर वहाँ पे दबी हुई थी, उसका एक कॉपी आपका इधर स्टेट में भी था। तो स्टेट के अंदर में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है वो इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया अगस्त 11 के अंदर, और इसके अंदर से निकल कर के आया क्या कि डेफिनेशन क्या होता है असम के वासी जो हैं, एक्चुअली जो वासी हैं असम के वो। तो ये अब ये मुद्दा खत्म हो, ये सिर्फ न्यूज़ है। अब इसके ऊपर जो मुद्दा मेन आर्टिकल का है वो क्या है कि रीसेंट क्या-क्या एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि ये पहले भी हो चुका है, ऐसे जो फाइल्स जो हैं उसको दबा करके रखा जाता है। तो ये कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो इसमें 4-5 एग्ज़ाम्पल दिया है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल क्या है? पहला एग्जांपल जो है वोहरा कमेटी रिपोर्ट के ऊपर में कि कैसे नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल्स के ऊपर में जो रिपोर्ट आया था, तो उसको 2 साल तक दबा करके बैठी हुई थी सरकार उस टाइम की। उसके बाद फिर उसको रिलीज किया गया तब जब एक कोई मर्डर केस आया था, मर्डर ऑफ नैना साहनी। तो इसके अंदर में किसी पॉलिटिशियन का हाथ पता चल रहा था, तो फिर इसके बाद ये लोगों की दलील के ऊपर में फिर उसके बाद ये रिपोर्ट को जो है रिलीज किया गया 2 साल के बाद। तो इसके बाद उसके आगे में भी बहुत सारे ऐसे राइट टू नो के केसेस के एग्जांपल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 केसेस के एग्जांपल इसमें राइटर ने दिया है, जिसके अंदर में एक 50 साल के कार्यकाल के अंदर में आप देखिए कि 50 साल के अंदर में सुप्रीम कोर्ट की ये 3 डिसीजंस बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर करते हैं कि राइट टू नो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं आपके प्रॉग्मेटिक डिसीजंस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस 1975 में, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए डॉक्यूमेंट कोई सा भी है वो प्रोटेक्टेड नहीं रह सकता है सरकार के अंदर में, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी के लिए हो। तो जैसे रॉ के डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर रॉ डिपार्टमेंट है या फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ हमें खुफिया जानकारी है, तो वो सब हम पब्लिकली आउट नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर उतना ज़्यादा संगीन मामला नहीं है, नॉर्मल गवर्नमेंटल प्रोसीडिंग्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, तो आप उसके ऊपर में अगर केस होता है, तो उसको आप जारी कर सकते हो। इसमें कोई बहुत हाय तौबा वाली बात नहीं है। बिकॉज़ आप देखिए उसके बाद के जो डिसीजंस आए हैं, उसके अंदर में ये बताया गया कि जैसे एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1981 वाले केस में ये बताया गया कि अब जो है कि जैसे-जैसे डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड बढ़ते जा रहा है, तो ये सिटीजन का एक पहले जो एक था कि वी नीड टू नो कि हम जो काम जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं वहाँ पे ऊपर में काम करने के लिए हमारे हमारे एवज में,
वी नीड टू नो कि वो काम क्या कर रहा है। अब वो चीज़ बदल करके राइट टू नो हो गया है। अब राइट ऑफ द सिटीजन हो गया है कि उनको वो पता होना चाहिए, उनका राइट है कि वो जिसको चुन करके वहाँ भेजें वो ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉ के अंदर क्या बातें हो रही है नहीं हो रही है। इसके ऊपर फिर उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट न्यूयॉर्क का भी एक केस था, उसका अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया उस टाइम के जो जजमेंट चल रहा था केस के अंदर में। तो वहाँ पे ये दिया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क टाइम्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1971 के अंदर में ऐसा हुआ था कि जस्टिस मार्शल ने ये कहा था कि अगर पेंटागन पेपर्स, पेंटागन वहाँ का जो मेन डिफेंस का जो सेक्रेटेरिएट है यूएसए का उसको कहते हैं, तो पेंटागन पेपर्स भी जो है उसको भी अगर पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर करप्शन हो रहा है बहुत ह्यूज लेवल पे, तो आपको उसको पब्लिकली पब्लिकेशन करने से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, आपको उसको पब्लिकली पब्लिसाइज कर देना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में भी अभी रफाल के ऊपर में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी। तो रफाल का मुद्दा कैसे इंडिया और फ्रांस के बीच में बातचीत चल रही है। इंडिया और फ्रांस के बीच के जो पेपर्स हैं, जो भी चीज़ बातें हुई हैं, वो सबको पब्लिकली आउट करने की बात थी। केस भी हुआ था। अब वो उसके ऊपर फाइल चोरी हो गया, तो जिस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा बातें आगे बढ़ नहीं पाई। आज भी जो है कांग्रेस और ये सब जो विपक्षी दल हैं, वो लोग इसके बारे में बातचीत निकालते रहते हैं। तो आप इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि अगर दो देशों के बीच में भी बात हो, वैसे इसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ताकि बायलैटरल इक्वेशंस और मल्टीलैटरल इक्वेशंस जो है वो हैम्पर ना हो। वो भी अगर दो देशों के बीच का भी कोई बात है, अगर आम जनता के अंदर एक लार्ज कंसेंसस है कि हमें वो चीज़ को जानना है, तो आप उस चीज़ को रिलीज़ किए। और ऐसे ही सेम कुछ कहा गया जस्टिस के एम जोसेफ के द्वारा, जो कि सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के को हवाला देते हुए कहते हैं कि अब ऐसा हो गया है कि कैसा भी मैटर हो, थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट होगा, मतलब थोड़े बहुत उसमें ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो कि लिमिट करेंगे, जो कि नहीं हम आउट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है वो, तो हम उस चीज़ को नहीं आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, ये दो कारण अगर नहीं है, तो हम नेशनल इंटरेस्ट में होते हुए भी, अगर फॉरेन नेशंस भी इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व है, तो भी हम चीज़ को इन मतलब अगर केस हुआ है और अगर कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ को आप रिलीज़ कीजिए, तो उसको पब्लिसाइज कर सकती है सरकार, और उसको करना भी चाहिए। बिकॉज जो ट्रांसपेरेंसी है कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिक संस्थान में, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, एज लॉन्ग एज सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री जियोपर्डाइज ना हो सके। तो ये था हमारा आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, एम्पावर्ड सर्कल्स इम्पेशंस एंड इनजस्टिस। ये जीएस पेपर 4 प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस और जीएस पेपर 2 गुड गवर्नेंस से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या कहता है कि देखिए, कोई सा भी हमारा जो जो आम जनता है, वो पहले क्या बोलती है कि हमारे सिस्टम में जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, मतलब वो ढंग से काम नहीं करती है, उस लायक नहीं है जिस जगह पे वो है, अनअकाउंटेबल है, वो अपनी काम का सही ढंग से जो है अकाउंटिंग नहीं कर पाती है, हमें बता नहीं पाती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाती है। और ठीक वही पुलिस अगर कोई संगीन अपराध का सस्पेक्ट जो है वो पकड़ा जाता है, तो घूम करके फिर दूसरा बोलती है बात कि आपको इसके ऊपर जो है इनकाउंटर करना चाहिए, आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है, अब हमारी जो जस्टिस सिस्टम है वो तो उतना बढ़िया काम करती नहीं है, तो आपको ही जो है एनकाउंटर करके इसका जल्द से जल्द जो है निपटारा कर देना चाहिए। ठीक ऐसे ही कुछ हुआ जब जर्नलिस्ट विक्रम जोशी जो है उसको हेड शॉट दे करके गाजियाबाद पुलिस ने दिन दहाड़े मार दिया, जबकि ऐसा बात था कि उसने मोलेस्ट किया था अपने नाइस को, नाइस मतलब भतीजी। तो उसके ऊपर में आगे कुछ जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए थी वो सब को स्किप करते हुए वहाँ पे ये कदम उठाया गया। तो ऐसे लोगों को राइटर जो हैं वो कहते हैं फासिस्ट, कहते हैं फासिस्ट। क्यों कहते हैं? बिकॉज देखिए, वो कहते हैं कि उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को पहले आप गाली देते हो, कहते हो आप कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये करप्ट है, ये ढंग से वो काम नहीं करता है, और उसके बाद उन्हीं सारे इंस्टीट्यूशंस को आप फिर फोर्स करते हो या फिर पब्लिकली ऐसे सोशल मीडिया पे उनको इनकरेज करते हो कि आप कि वो इंस्टीट्यूशंस जो हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को स्किप कर करके और उसके बाद इनकाउंटर कर दे। चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी हो, वो पुलिस फोर्स को फिर उसके बाद इनकरेज किया जाता है, और एक बार जब इनकाउंटर हो जाता है तो उसका जश्न मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक फैसिस्ट वाला ही कल्चर है, जो कि चाहे वो राइट को सपोर्ट करे या फिर लेफ्ट को सपोर्ट करे, वो एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को तरफ संकेत करता है, जहाँ पे पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है।
इसके आगे वो कहते हैं कि मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता है पब्लिक का, कि वही सेम पब्लिक जो कि पुलिस को बिल्कुल करप्ट समझती है और उसको कल्प्रिट समझती है कि वो ढंग से काम नहीं करती है, वो इसके ऊपर कैसे विश्वास कर लेती है कि वो जो अक्यूज्ड को पकड़ करके लाई होगी वो सही आदमी होगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हैदराबाद केस वाले में ही अगर आप जान लीजिए कि हैदराबाद केस में जो उस लड़की का रेप हुआ था और 4 लोगों को पकड़ करके लाया गया था, कि उन्होंने कहा गया था कि यही लोग ड्राइवर हैं जो पकड़े गए थे। तो कैसे हम मान लें कि वो वही ड्राइवर थे जो पकड़े गए, जो उसमें वो केस में इन्वॉल्व थे? क्या वो किसी और कोई और से कोई लेबर को पकड़ के ला करके उन्होंने शूट आउट कर दिया हो? ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब पुलिस के ऊपर आपको पहले विश्वास नहीं है कि वो काम नहीं करती है, तो आप ऐसे फिर लास्ट में इसके ऊपर डिसीजन पे कैसे आ सकते हो कि नहीं उसने ये ढंग से काम किया होगा? तो ये चीज़ राइटर कहते हैं हमें समझ नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण दूसरा है। हम काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं। हम अपने सेल्फ रिचियसनेस से परेशान हो चुके हैं, और जो काम को ख़त्म करके अपने नॉर्मल लाइफ में फिर से उतर जाने का जो बात है, उससे हम ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। हमें लगता है कैसे भी कर कर के ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, अब हम वापस अपने नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में जा सकते हैं। चलिए, ये अब हैदराबाद की इस लड़की का हुआ था दुष्कर्म, तो अब वो उससे से रिलेटेड कुछ लोग का एनकाउंटर हो गया है, तो अब ये मामला ख़त्म हो चुका है, अब ये मामला सीरियस हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग कुछ और डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो हम लोग जल्द से जल्द उसका निपटारा खोजते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। ह्यूमन टेंडेंसी जो एनिमल से हम लोग को अलग करती है वो है, उसके अंदर बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मर्सी, फेयरनेस, गुड इवल टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, हेट, लव, ट्रस्ट, जस्टिस, जेनरोसिटी, सेल्फिशनेस। ये सब कुछ भी डायमेंशन जो है ह्यूमन टेंडेंसी का ही एक पार्ट है। तो इसमें एक पेशेंस भी जो है वो एक इंस्टेंस में एक एक इमोशन आता है हमारे लाइफ के अंदर में, जो कि ऐसा कहा जाता है कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके पास ये ट्रेट होता है पेशेंस का, और जो मोस्ट डिवाइंड इंडिविजुअल्स होते हैं वो जो है कि वो पेशेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो होते हैं उन पे ऐसा कहा जाता है कि उन पे इम्पेक्केबल पेशेंस होता है, और कहीं न कहीं जो शहर वाले जो लोग हैं वो उनको स्लो भी कहते हैं कभी-कभी, लेकिन अगर वो उस तरह का पेशेंस ना दिखाएँ, तो फिर जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनको टाइम पे जो खाना और ग्रेन्स मिल रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पका हुआ और सब कुछ, वो चीज़ पेशेंस का ही कहीं न कहीं एक नतीजा है, जो कि अगर वो पेशेंस ना दिखाएँ, तो फिर वो उनको ये चीज़ नहीं मिलेगा। अब इम्पेशेंस का ही नतीजा है कि आजकल के डेट में बहुत सारे जो एजेड पेरेंट्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है ओल्ड एज होम के अंदर। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं, जो यंगर पीपल होते हैं, उनको अटेंशन स्पैन उतना मिलता नहीं है, जिस वजह से उनकी जो परवरिश है जिस प्रकार की होनी चाहिए वो प्रकार की होती नहीं है। तो ये कुछ आउट ऑफ द टॉपिक वो राइटर ने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा फिर आगे वो कहते हैं कि यही जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बन जाता है, जिसके वजह से जो बाकी एनिमल्स और हम के और हमारे अंदर में भी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर में भी जो कुछ जो मोस्ट क्या कह सकते हैं कि मोस्ट मैच्योर पीपल जो हैं, वो उनमें ही सिर्फ़ ये सेल्फ अवेयरनेस और ये पेशेंस और एथिकल इश्यूज़ को के साथ में आगे अपने आप को इंटीग्रिटी के साथ में चलना वाला जो एक एक जो नेचर है, वो डेवलप हो पाता है, और जिस वजह से हम देखिए कि हम जो जस्टिस वाली जो बात है उस वो हर कोई आदमी नहीं कर पाता है। आम जनता बस यही चाहती है कि किसी भी तरह का ये जो किसी भी तरीके से ये जो केस है वो जल्दी से जल्दी रफ़ा-दफ़ा हो, चाहे उसके लिए हमें इंस्टेंट जस्टिस का ही रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े, और उसके बाद वापस जो है हम लोग अपना नॉर्मल ज़ोन में चले जाएँ, कंफर्टेबली ट्विटरिंग करना शुरू कर दें। तो ये था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, इंडिया नेपाल नेबरहुड कंट्रीज़ के ऊपर। अब ये देखिए, इस वाले आर्टिकल के अंदर में सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट हुआ कि जो साउथ, अब ये आपको मैं याद दिला दूँ कि ये क्या है, किसने लिखा है, तो ये नेपाली एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। वहाँ पे वो पत्रकारिता करती हैं, तो उनके तरफ से है, तो नेपाल के इश्यूज़ ज़्यादा होंगे, उसके टर्म्स ज़्यादा होंगे। सबसे पहला बात क्या है कि अभी देखिए 15 अगस्त के दिन में की तारीख को नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ओली साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर के
15 अगस्त की बधाई दी थी। अब उस टाइम पे उन्होंने बधाई जब दिया तो फिर उसके बाद जो हाई लेवल मीटिंग्स होनी थी वो भी हुई। लेकिन ये मैप वाले इश्यू के ऊपर में उतना कुछ ख़ास चर्चा हुआ नहीं, जबकि इसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे किस पे बात हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर और भी जितने बायलैटरल जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे जो कि रुके हुए हैं, डैम्स और ये सब सारा कुछ, उसके ऊपर ज़्यादा बातचीत हुई। वो जो पैनल जो मीटिंग हुई थी, हाई लेवल पैनल मीटिंग, उसके अंदर में। तो इसके ऊपर और आगे क्या-क्या करना चाहिए? तो ये तो हुआ कॉन्टेक्स्ट। अब इसके बाद थोड़ा-सा हम लोग बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। बैकग्राउंड में क्या है, अभी फ़िलहाल आपको पता होगा जो नेपाल ने नवंबर में 2019 में जो हमने एक मैप जारी किया था इंडिया की तरफ से, तो उसके अंदर नेपाल को थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर एक काली रिवर था, उसके कुछ एक पार्ट का, जैसे काली रिवर अभी सबसाइड कर चुका है, जो नॉर्मल जिस जगह से बहता था वहाँ से वो हट करके थोड़ा नीचे बहने लग गया है। तो हम जो है उसके इनिशियल जहाँ से वो बहता था वहाँ से हम लोग उसका बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर को लिए हैं, इंडिया नेपाल के बॉर्डर को। लेकिन नेपाल का ये कहना है कि नहीं, काली रिवर जैसे जो जहाँ पे चला गया है वो एक्चुअली वहीं से बहता था और वही उसका ओरिजिनल स्ट्रीम का एरिया है, और इसके ऊपर विवाद फैल गया। और उसके बाद नेपाल ने कहा कि इसके ऊपर हमें बातचीत करना है, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, अभी कोविड-19 के बाद में हम इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन इस चीज़ को माना नहीं नेपाल, और उसके बाद यूनिलैटरली जो है उसने अपना भी एक मैप जारी कर दिया जिसके अंदर वो जो पार्ट इंडिया ने दिखाया था अपने अंदर, वो अब नेपाल भी अपने अंदर दिखाता है। तो वो म्यूचुअली इंडिया पाक नेपाल दोनों का एरिया अब डिक्लेयर हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर इंडिया के अंदर जैसे आपको पता है, मीडिया हाउसेस अपने आप को ही खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कम नहीं समझती हैं। वो ओली के ऊपर बहुत कुछ ज़्यादा ही एप्रीहेंशन, मतलब थोड़ा एक हद तक चलता है लेकिन कुछ ज़्यादा ही दिखाने लग गए थे। इनफैक्ट इंडिया टीवी और ये सब जो इंडिया टुडे नेटवर्क जो है वो लोग भी बहुत कुछ इसके ऊपर दिखाने लग गए। तो अल्टीमेटली ओली ने इंडियन न्यूज़ मीडिया जो चैनल्स हैं, एक्सेप्ट डीडी वन जो नेशनल चैनल है, उसको छोड़ करके बाकी जितने इंडियन न्यूज़ चैनल थे उनको बैन कर दिया नेपाल के अंदर में। तो इससे आगे चल करके और भी ज़्यादा जो स्थिति गंभीर हो गई, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी इसके बाद ओली ने क्या करा कि उन्होंने ये चीज़ बताया, 2 बार उन्होंने बोला, एक बार 13 तारीख को, 13 जून को, और फिर एक बार 22 या 25 जून को भी बोला था कि श्री राम जो हैं वो नेपाल के ही हैं, वो नेपाल में ही बॉन्ड किए थे। वो जो अयोध्या है वो नेपाल के अंदर का जो गाँव है वो वहीं है। बिकॉज़ अयोध्या अगर इंडिया के अंदर हो तो ये चीज़ बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है कि अयोध्या उतना दूर जो है यूपी में, वहाँ से श्री राम नेपाल कैसे आएँगे? तो इंडिया ने एक पूरा ये जो हिंदू कल्चर है उसको पूरा हाईजैक कर रखा है, और हम लोग को बाकी जो छोटे कंट्री है उसको उसके अंदर स्पेस नहीं लेने दे रहे हैं। तो इसके ऊपर भी और ज़्यादा बातें जो हैं गंभीर हो गई, और उनका जो पहले से तो लिंचिंग हो ही रहा था इंडियन मीडिया के अंदर में, और भी ज़्यादा वो अपनी किरकिरी करवाने लग गए। तो फिर इसके बाद बातें और थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ गई। अब जो है कि ये जो कोल्ड वॉर है उसको थोड़ा-सा ब्रेक करा है, और वहीं से फ़ोन आया है इंडिया के अंदर में। तो इसके बाद जो राइटर कहती क्या है आर्टिकल में वो कहती है, देखिए अब जो ये जो स्थिति है उसको जल्द से जल्द हमें टैकल करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इंडिया और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का नाता है, पीपल टू पीपल टाइप बहुत ही बढ़िया है। और इंडिया नेपाल दोनों को ये चाहिए कि इस चीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम इस चीज़ को निपटा करके अपने बैक टू नॉर्मल वाले जो स्टेटस को है उसके अंदर आए। बिकॉज़ बहुत सी जो जो बड़ी जनसंख्या है वो आपस के एक दूसरे देश के अंदर में काम करती हैं। हमारे ट्रेड रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वास्ट हैं, और भले हो सकता है इंडिया को उतना ज़्यादा बड़ा फ़र्क ना पड़े, लेकिन उनको एक खास तबके की जो जो उनकी जो सोसाइटी है, जैसे फॉर एग्जांपल जो जो बिहार का एक सेक्टर है आपका, पूर्वांचल वाला पूर्वी बिहार का जो सेक्टर है, और फिर उसके बाद आपका उड़ीसा का कुछ एक सेक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा नेपाल से रेमिटेंस के ऊपर रिलाई करता है। इसके अलावा भी नेपाल के बारे में भी उनको सोचना चाहिए, बीइंग अ बिग ब्रदर, कि उनके साथ कैसा होगा। ये नेपाल जो कंट्री है वो पाकिस्तान और चाइना से आपको इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ पाकिस्तान और चाइना की बात अलग है, हम लोग की जो रिलेशनशिप है वो उसका अलग लेवल का है। इसके बाद आगे वो चल कर के इंडिया और नेपाल के जो पूर्वी जो रिलेशनशिप और बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ध्यान लेकर के जाती हैं। राइटर आगे कहते हैं कि देखिए, टोटल जो पूरा मुद्दा है वो एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि लिम्पियाधुरा, फिर आपका इधर काला पानी, फिर इधर लिपू लिपास। इन तीनों का जो ट्रायंगल है उसके ऊपर में इंडिया, चाइना और नेपाल के बीच में जो प्रॉब्लम है वो क्रिएटेड है। चाइना कैसे? इंडिया का ऐसा कहना है कि नेपाल ये सारा कुछ चाइना के कहने पे और चाइना के उकसावे पे कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये चीज़ जो मामला है, वो बहुत दिन पुराना मामला है। इनफैक्ट 1815 से नेपाल इसको कंसर्न रखता है। 1850 में ट्रीटी ऑफ सुगाली हुआ था। उस टाइम से नेपाल का ये क्लेम है कि ये जो एरिया है वो नेपाल का है। इनफैक्ट उसके बाद जो राजा हैं नेपाल के, वो इस चीज़ को अपने अंडर देख-रेख करते थे और सारा कुछ होता था। 1962 के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे उस समय के जो राजा थे, उसने उसने इंडियन आर्मी के लोग को इस जगह पे रहने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए फ्रेंडशिप के नौर पे दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर इंडिया ने उस चीज़ को प्रॉपर्ली यूज़ करना शुरू कर दिया और फिर नेपाल चूंकि छोटा कंट्री है, तो उसको पब्लिकली, और हमारे रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे थे इंडिया के साथ, तो उसको पब्लिकली ऐसे प्रोटेस्ट के तरीके से वो बोलना नहीं चाहता था और उसको चाहता था कि डिप्लोमेटिक तरीके से उस चीज़ को सुलझा सके। लेकिन ये चीज़ तब और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई जब अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया ने एक मैप जारी किया और उसके बाद जो लिपू लेक के पास में जो रोड का उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा में, तो उसके बाद से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफर्म हो गया और उनकी जो नेपाल की जो जनता है वो इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करने लग गई कि ये शुरू से ही हमारा जो एरिया है, अब उसके बाद इंडिया अब प्रॉपर्ली इसके ऊपर रोड बना करके इसको हथियाना चाहता है। और जिस वजह से बिकॉज वी आर अ सोवरेन कंट्री, वी आर रजिस्टरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। तो ये प्रोटेस्ट जो अब जो किया जा रहा है, ये किसी भी दूसरे कंट्री के उकसावे पे नहीं किया जा रहा है, ये हम अपने सोवेरियन जो हक है उसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप ये सोचते हो, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है, मतलब इंडिया इसमें बहुत दिन से इस एरिया के अंदर में है, रह रहा है और इसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके अंदर मतलब सब कुछ सिक्योरिटी और ईटीसी सब कुछ दे रहा है। तो ऐसा तो अक्साई चीन का भी जो एरिया है वो चाइना हथियाए हुए है, तो क्या इंडिया ये मानता है कि आगे चल करके अगर अक्साई चीन चाइना कहता है कि वो उसका है, तो इंडिया उसको मान लेगा कि हाँ ठीक है, अक्साई चीन उनका है? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ये एरिया भी जो है वो हमारा ही है। और काला पानी एरिया पहले तो ऐसा था कि इंडिया और नेपाल दोनों के ही मैप के अंदर है, और ये चीज़ का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी है। पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे बहुत सारे कमिटीज़ बैठाई गई हैं, जैसे कि सुषमा स्वराज जो थी पहले इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके द्वारा ऐसे कमिटीज़ बैठाई गई थी कि जो इन डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं बॉर्डर के पास में, उनको जा कर के स्टडी करे और उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है कि सॉल्यूशन निकाल कर के बताए। तो उस टाइम पे भी ये सॉल्यूशन निकालने के लिए जहाँ पे भी बातचीत की गई थी, और फिर जो भी लोग आए थे बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाने के लिए, जो वर्किंग ग्रुप आई थी, तो उस टाइम पे भी वो लोग सारा जगह पे वो 1751 किलोमीटर जो है इंडिया नेपाल फ्रंटियर, उसका वो लोग सर्विलांस किए थे, डिमार्केशन किए थे, लेकिन सुस्ता और गंदगी फ्लैट्स जो है उन जगह पे छोड़ दिया गया था उनके द्वारा, ये जो एरिया है। और वो अभी भी फिर उसके बाद भी जो है आगे भी चल करके वो चीज़ वैसे ही डिस्प्यूटेड रह गया। तो उसके अंदर हम बात चाहते थे करना, लेकिन जब ये मैप फिर से जब डिक्लेयर कर दिया गया इंडिया के द्वारा, तो हमारे लिए कोई स्पेस नहीं बचा और हम लोग को मजबूरन इस चीज़ को रिलीज़ करना पड़ा। हालांकि इंडिया डिप्लोमेट्स ने उस टाइम पे बहुत कोशिश किया कि हम इस चीज़ को डिक्लेयर ना करें, लेकिन चूंकि ये बहुत दिन से ही चलता आ रहा था मामला, और नेपाल चाहता था कि क्वाइट डिप्लोमेसी से इस चीज़ को हल किया जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से जो उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो हमें ये चीज़ का कदम उठाना पड़ा। आगे राइटर कहते हैं कि देखिए, ये चीज़ को अभी भी नेगोशिएट किया जा सकता है, इतना कुछ मामला बिगड़ चुका है, फिर भी नेगोशिएट किया जा सकता है अगर बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल जो है एस जयशंकर और फिर जो नेपाली उनके काउंटर पार्ट है उनके द्वारा अगर बातचीत आगे बढ़ाई जाए तो। लेकिन आज के डेट में क्या है, इंडिया के जो पीएमओ जो ऑफिस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर में है, और किसी भी चीज़ को पीछे बैकडोर करने के लिए वहाँ से जो है कि एक एक परमिशन लेना ज़रूरत है, तो ऑफ़िशियल लेवल पे होना थोड़ा-सा मतलब मुश्किल लग रहा है। लेकिन पहले भी ऐसा होता आया है कि जो आरएसएस और ये सब जो संगठन है, उसके साथ बातचीत कर के और चीज़ें जो हैं वो एक अलग लेवल से अलग बात के थ्रू उस चीज़ को सुलझाया जाने की काम करते आए हैं नेपाल और इंडिया के द्वारा। लेकिन अभी भी जो ओली ने एक जो कमेंट कर दिया था श्री राम के जन्म स्थान के ऊपर में, तो आरएसएस भी जो एक संस्था है वो भी अब नेपाली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा से बात करने से खफा है, और वो एक मतलब सॉरी वाला जो डिमांड वो अपनी तरफ से जारी कर रहा है कि हमें इस चीज़ के ऊपर माफ़ी चाहिए नेपाल की तरफ से। तो अब आगे क्या कर सकते हैं? तो अब आगे ये कर सकते हैं कि देखिए, जैसे
पहले भी ऐसा होता था कि दोनों प्रधानमंत्री के बीच में जो है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा और फिर दोनों जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करते थे। तो ये जो एक कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो सिचुएशन है वो उसको फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से रीएक्टिवेट करना चाहिए। इसके अलावा जो पूर्वांचल बिहार और उड़ीसा के जो लोग हैं उनको भी अब रेमिटेंस जो डिपेंड होते हैं रेमिटेंस के, जो वहाँ पे लोग जो नेपाल में जाके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है नेपाल के द्वारा, तो उनको भी अब थोड़ा बहुत वोकल होना चाहिए और अपनी सरकारों के अपने प्रतिनिधि के पास जा कर के और इसको सॉफ्ट तरीके से सुलझाने के दलील करनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया ने पहले भी काफ़ी अच्छा कमिटमेंट दिखाया बायलैटरल टॉक से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के द्वारा के द्वारा मतलब के बीच में जो भी हमारा जो लैंड डिस्प्यूट था उसको सुलझाया है। तो इस चीज़ के ऊपर अब इंडिया और नेपाल के द्वारा भी काम किया जा सकता है और नेपाल की जो जितने भी जो प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को सुधारना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर दोनों तरफ में कुछ-कुछ काम करने का है। एक तो है कि दोनों को कंपार्टमेंटलाइज़ करके ये इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लैंड रिफ़ॉर्म से प्रॉब्लम है, तो इस वाले मुद्दे को साइड में रख कर के उसको अलग लेवल टॉक पे जो है बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और बाकी के जो इश्यूज़ हैं जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर जो भी है, वो सबको जैसे पुराना स्टेटस को चल रहा था उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट जो अभी प्राइम मिनिस्टर ओली हैं, उनको भी ज़्यादा अभी जो है डायलॉगबाजी नहीं करना चाहिए, अभी उनको इस चीज़ सबसे रिस्ट्रेन करना चाहिए बिकॉज़ इससे जो है स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। हालाँकि राइटर ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्रिशिएट किया है कि इंडिया फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है और इंडिया की तरफ से जो है कि ज़्यादातर इस चीज़ के बारे में वोकल नहीं हुआ गया है और जिसकी वजह से जो है कि स्थिति अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। तो आगे चल कर के अगर इस चीज़ के ऊपर हम कंपार्टमेंटलाइज़ कर देते हैं इस वाले मुद्दे को और फिर उसके बाद हम आगे इसके ऊपर बातचीत करते हैं, आगे बात बढ़ाते हैं, तो हम ये चीज़ देखेंगे कि देखिए अगर नेपाल की तरफ ये चीज़ आता है, पहले के अगर हम सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उसको छान करके और सब कुछ निकाल कर के देते, तो नेपाल की तरफ से अगर अगर नेपाल की तरफ ये आता है एरिया, तो नेपाल को ये करना चाहिए कि इस चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर ज़ोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज जो है डिक्लेयर कर देना चाहिए और कैलाश मानसरोवर के लिए जो भी यहाँ से पिलग्रिमेज जाने का जो रास्ता निकलता है उसमें बिल्कुल डीमिलिटराइज दोनों कंट्रीज जो है उसके तरफ से होना चाहिए ताकि कोई भी जो यात्री हैं या फिर जो ग्रेटर गोल है दोनों कंट्री का वो चीज़ इस वाले एरिया से सेटिस्फाई हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि हम लोग दोनों में बिल्कुल भी नो वीज़ा वाला एक एग्रीमेंट है और काफ़ी फ्रेंडशिप नेचर है हम दोनों कंट्री का, पीपल टू पीपल टाई है। तो अगर हम ये चीज़ को भी आगे लेकर के जाएँ, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान वाला रिलेशनशिप है कि इस चीज़ के ऊपर में ऐसा पीस एंड पिलग्रिमेज वाला चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोनों के रिलीजन भी काफ़ी ज़्यादा सेम है, दोनों एक-दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये चीज़ एक मिड वे निकाला जा सकता है। तो ये वही था हमारे इस टॉपिक में। हैव अ नाइस डे।